अस्सलाम वालेकुम। आज हम टॉलमेंस इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। टॉलमेंस इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर क्या चीज़ है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें डेफिनेशन क्या है? एक्चुअली टॉलमेंस इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर एक ऐसा पैरामीटर है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग जो लिगेंड्स होते हैं उनके बारे में चेक करते हैं कि उनकी एबिलिटी को चेक करते हैं कि कौन से वाला लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और कौन से वाला लिगेंड मेटल से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। मेजर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग एबिलिटी ऑफ लिगेंड इज कॉल्ड टॉलमेंस इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर। और ये जो एबिलिटी है कि जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या विड्रॉ करेगा और कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट और कितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये हम किस चीज़ के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम मेजर कर सकते हैं कि हमारा जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी उसकी कितनी है। इवेल्युएशन ऑफ बॉन्डिंग सिचुएशन बेस्ड ऑन आईआर स्पेक्ट्रा। आईआर स्पेक्ट्रा की बेस पे आईआर स्पेक्ट्रा की मदद से हम जो भी हमारा लिगेंड है या जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स है उसमें हम मेटल और लिगेंड की जो बॉन्डिंग सिचुएशन है उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं आईआर स्पेक्ट्रा के थ्रू। ओके जी, अब यहाँ पे है कि आपको जो भी हमारे पास मोलिकुलर वाइब्रेशंस होती हैं आईआर स्पेक्ट्रा में, जो भी हमारे पास मोलिकुलर वाइब्रेशंस आती हैं उन मोलिकुलर वाइब्रेशंस की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे। अब हम आईआर जो भी स्पेक्ट्रा, जब हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को यूज़ करते हैं। तो आईआर रीजन के एक और चीज़, आईआर रीजन के आईआर जो हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसमें आईआर के डिफरेंट रीजन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिस आईआर के रीजन में फॉल करेंगी उसके अकॉर्डिंग हमारे मोलिकुलर वाइब्रेशंस की जो एनर्जी होगी उस पर डिपेंड करेगी। हमारी जितनी भी मोलिकुलर वाइब्रेशंस की जो एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे, कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आईआर के कौन से वाले रीजन में फॉल कर रही है। अब अगर हम देखें कि ये जो हमारे पास है टॉलमेंस इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर है, इसके थ्रू हम कोई भी जो मेटल कार्बोनाइल है उसके बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो हम हासिल कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा? मेटल कार्बोनाइल्स का आईआर स्पेक्ट्रा लेना होगा। जब हम मेटल कार्बोनाइल्स का आईआर स्पेक्ट्रा ले लेंगे तो वहाँ से हमें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मेटल कार्बोनाइल्स के बारे में। हमें पता चल जाएगा कि मेटल का कार्बोनाइल के साथ कैसा कनेक्शन है, मेटल और कार्बोनाइल जो है वो आपस में कौन से वाली बॉन्डिंग के थ्रू अटैच हैं, कार्बोनाइल जो है वो ब्रिजिंग कार्बोनाइल है या टर्मिनल कार्बोनाइल है, सब जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से मिल जाएगी। अब अगर हम देखें, कंपेयर करें फ्री कार्बोनाइल और जो हमारे पास बॉन्डेड कार्बोनाइल है, इनका जब हम कंपेयर करते हैं फ्री कार्बोनाइल और बॉन्डेड कार्बोनाइल कौन से वाले कार्बोनाइल होंगे? जो मेटल के साथ अटैच होंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स में। तो फ्री कार्बोनाइल और बॉन्डेड कार्बोनाइल की का जो कंपैरिजन है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं आईआर स्पेक्ट्रा के थ्रू। अगर हम देखें यहाँ पे आईआर स्पेक्ट्रा के थ्रू जब हमने फ्री कार्बोनाइल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी चेक करने की कोशिश की है तो फ्री कार्बोनाइल की जो आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 2155 आई है, जबकि टर्मिनल जो हमारे पास कार्बोनाइल्स हैं या फिर जो बॉन्डेड कार्बोनाइल्स हैं जो मेटल के साथ जिन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है उनकी जो आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है उसकी रेंज हमारे पास 2125 टू 1850 की रेंज में है। मीन्स कुछ कार्बोनाइल्स ऐसे होंगे जिनकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी जब वो मेटल के साथ अटैच हो जाएंगे तो उनकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो 21 टू 25 हो जाएगी और कुछ की ऐसी है कि वो 1850 तक हो जाएगी। और ये डिपेंड करता है कि मेटल ने कार्बोनाइल के साथ कैसा बॉन्ड बनाया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मेटल और कार्बोनाइल के ग्रुप के में इस तरीके से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है जिसमें ये जो कार्बन है ये मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कार्बोनाइल की होगी वो 2150 होगी। बट अगर हम इसको ऑपोजिट देखें, अगर मेटल और कार्बोनाइल का इस तरीके से आपस में बॉन्डिंग हुई है तो इस कंडीशन में जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो 1850 की रेंज में होगी। तो ये डिपेंड करता है कि मेटल और कार्बोनाइल का आपस में बॉन्ड क्या है। अब मेटल और कार्बोनाइल की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है ये बॉन्डिंग पे भी डिपेंड करती है और इसके साथ साथ की एक और चीज़ पे डिपेंड करती है और वो है बैक डोनेशन के मेटल और कार्बोनाइल के आपस में कितनी बैक डोनेशन है। मेटल जो है वो कार्बोनाइल के साथ कितनी बैक डोनेशन के थ्रू अटैच है, इस पर भी डिपेंड करता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, जब कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर जब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो बॉन्ड ऑर्डर कार्बन टू ऑक्सीजन क्या हो जाता है? डिक्रीज़ हो जाता है। बॉन्ड ऑर्डर क्यों डिक्रीज़ होगा? जब फ्री कार्बोनाइल है तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्डिंग है वो ज़्यादा नहीं, इतनी यूज़फुल नहीं होगी
लेकिन जब कार्बन ऑक्सीजन जब मेटल के साथ बॉन्ड बना लेंगे तो कार्बोनाइल ग्रुप का मेटल के साथ जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जब मेटल इस अगर हम देखें तो मेटल कार्बन के साथ बॉन्ड बना रही है। पहले क्या थी, ये जो कार्बन थी ये फ्री थी, ये नेक्स्ट किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रही थी, इसका सिर्फ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड था। तो इस कंडीशन में ये जो बॉन्ड ऑर्डर है ये इन ज़्यादा था। लेकिन जब मेटल ने कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया तो ओबियसली यहाँ पे जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। और इस वजह से यहाँ पे क्या होगा कि मेटल और कार्बन का जब ये बॉन्ड बनेगा, मेटल और कार्बन के बॉन्ड बनने की वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड ऑर्डर पहले बहुत ज़्यादा था, अब वो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा और कार्बन क्या करेगी, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना स्टार्ट कर देगी। अब जब कार्बन ने मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना स्टार्ट किए तो मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि मेटल के ऊपर इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कि मेटल ओवरलोड हो जाएगी इलेक्ट्रॉन से। अब मेटल क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन्स को बैक डोनेट करना स्टार्ट कर देगी। मेटल से अपने जो इलेक्ट्रॉन जो ओवरलोड हो चुके हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा वापस कार्बन की तरफ भेजना स्टार्ट कर देगी और मेटल इस तरीके से क्या होगा, मेटल के डी ऑर्बिटल से कार्बन के जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वहाँ तक बैक डोनेशन स्टार्ट हो जाएगी। और जब मेटल टू कार्बन बैक डोनेशन स्टार्ट होगी तो इस कंडीशन में क्या होगा कि पहले एक सिंगल बॉन्ड था मेटल और कार्बन के दरमियान, अब मेटल और कार्बन के दरमियान ड्यू टू बैक डोनेशन एक और पाई बॉन्ड बन चुका है। पहले सिर्फ जस्ट सिग्मा बॉन्ड था, पाई बॉन्ड बन चुका है। जब ये बैक डोनेशन के थ्रू इसमें पाई बॉन्ड बनेगा तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ऑब्वियसली मेटल और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जब मेटल और कार्बन के दरमियान बॉन्ड मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है कार्बोनाइल ग्रुप की, वो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज़ होता जाएगा, जितनी ज़्यादा मेटल और कार्बन के दरमियान बैक डोनेशन ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी, उतना ही बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज़ होगा और जितना बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज़ होगा उतनी ही स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अब जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी फ्री कार्बोनाइल की अगर हमने स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पीछे हमने पढ़ी है वो है 2155 की रेंज तक। लेकिन जैसे ही बैक डोनेशन ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी वैसे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो जाएगी और जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है अप टू 2000 पर सेंटीमीटर डिक्रीज़ हो जाएगी। और कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इससे भी कम हो जाएगी, 2000 से भी कम हो जाएगी। अब ये जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज़ है ये किस पे डिपेंड करता है, एक्सटेंट ऑफ बैक डोनेशन पे। ये भी पहले चीज़ इस चीज़ को डिस्कस भी किया है कि जितनी ज़्यादा बैक डोनेशन ज़्यादा से ज़्यादा होते जाएगी मेटल और कार्बोनाइल, इसमें ये जो मेटल और कार्बोनाइल के दरमियान ये मेटल टू कार्बन और फिर आगे फर्दर ऑक्सीजन तक जितनी ज़्यादा बैक डोनेशन होगी उतनी ही ज़्यादा जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। जब सिर्फ मेटल टू कार्बन बैक डोनेशन होगी तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आप कह लें कि ऑलमोस्ट 2000 की रेंज में रहेगी। लेकिन जब बैक डोनेशन इस तरीके से होगी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, जब मेटल इलेक्ट्रॉन्स बैक डोनेट करेगी तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे, फिर आगे नेक्स्ट ऑक्सीजन के पास भी बैक डोनेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन जाने लग जाएंगे, तो मेटल और जो इनमें की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो फर्दर डिक्रीज़ होकर ऑलमोस्ट 1800 की रेंज में चली जाएगी। तो ये इस चीज़ को हम कहते हैं कि जितनी ज़्यादा बैक डोनेशन होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज़ आएगा। अब कुछ एग्जांपल्स हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्रोमियम की है। अगर हम क्रोमियम का आईआर स्पेक्ट्रा लें, अगर हम क्रोमियम कार्बोनाइल का आईआर स्पेक्ट्रा लें तो वहाँ पे हमारे पास कार्बोनाइल का जो आईआर स्पेक्ट्रा की वैल्यू आती है वो आती है 2000 पर सेंटीमीटर। 2000 पर सेंटीमीटर ये किस चीज़ को शो कर रहा है। अभी इस आईआर स्पेक्ट्रा के थ्रू हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो कार्बोनाइल यहाँ पे ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम कार्बोनाइल का कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे इनके दरमियान कैसी बॉन्डिंग है इस चीज़ का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इसके थ्रू हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे ये जो कार्बोनाइल के जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है या वो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ये भी हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। क्योंकि अगर जस्ट ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होता तो हमारी ये जो यहाँ पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी वो ऑलमोस्ट 21 की रेंज में आती, 2100 की रेंज में। सिमिलरली अगर जस्ट ये हमारा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होता तो हमारी जो वैल्यू है वो 1850 या 1800 की रेंज में आती। लेकिन यहाँ पे जो आईआर की वैल्यू आई है वो 2000 पर सेंटीमीटर आई है। मीन्स यहाँ पे जो क्रोमियम के साथ कार्बोनाइल ग्रुप है इसके जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है वो ये भी हो सकते हैं और वो ये भी हो सकते हैं। यहाँ पे नीचे इस चीज़ को डिस्कस भी किया हुआ है। अगर हम देखें कि अगर जस्ट एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होता तो हमारी जो आईआर की वैल्यू है वो 2150 होती। लेकिन अगर हमारी जस्ट सेकंड जो हमारा बी है स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूटिंग होता तो हमारी कार्बोनाइल की वैल्यू 1850 होती। लेकिन यहाँ पे क्रोमियम के केस में दोनों ही ए और बी दोनों ही इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। डेट्स वाई यहाँ पे जो क्रोमियम की वैल्यू है वो 2000 की रेंज में आई है। इक्वल 2150 और 1850 के रेंज के सेंटर में कहीं
सेंटर मेरी लाई कर रही है, मीन्स यहाँ पे दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं ए और बी वो दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके अब नेक्स्ट वो कहते हैं कहा है अगर जस्ट और जस्ट ए स्ट्रक्चर जो हमारा है ए वाला स्ट्रक्चर अगर डोमिनेंट होगा तो कंट्रीब्यूटिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी 2150, और अगर बी स्ट्रक्चर हमारा डोमिनेंट होगा तो कंट्रीब्यूटिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी 1850। और इस बिहेवियर के थ्रू हम डिटरमिन कर सकते हैं कि हमारा जो मेटल कार्बोनाइल है उसकी बॉन्डिंग कैसे है। इस चीज़ के बारे में भी हम डिस्कस कर सकेंगे कि जहाँ पे बॉन्डिंग के बारे में किस तरीके से आया कि हमारी मेटल के साथ कार्बोनाइल इस तरीके से बॉन्डिंग कर रहा है या फिर हमारी मेटल के साथ कार्बोनाइल इस तरीके से बॉन्डिंग कर रहा है। मीन्स बैक डोनेशन ज़्यादा हो रही है या फिर बैक डोनेशन कम हो रही है, इस चीज़ का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हम इस चीज़ का भी पता चला सकते हैं कि बैक डोनेशन हो भी रही है या फिर नहीं भी हो रही। इन सारी चीज़ों का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं IR स्पेक्ट्रम के थ्रू। और इस जो हमारा टोलरेंस है इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर है इसके थ्रू हम इस सारी चीज़ को स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आए, हमारी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो मैंगनीज कार्बोनाइल की है। अगर हम देखें तो ये जो मैंगनीज कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अगर हम यहाँ पे एक प्रीवियस वीडियो में मैंने ये जो चार्ज निकालने का चार्ज मालूम करने का सारा एक मेथड जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करने का एक सारा जो मेथड है वो डिस्कस किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो हमारा कार्बोनाइल है ये न्यूट्रल है तो ओवरऑल मैंगनीज के ऊपर भी +1 चार्ज होगा। अगर बाहर +1 स्फीयर पे +1 चार्ज है तो यहाँ पे भी +1 चार्ज होगा। और अगर हम इसका IR स्पेक्ट्रम लें तो हमारी कार्बोनाइल की जो वैल्यू है वो 2096 मेंशन हुई है, वहाँ पे IR स्पेक्ट्रम में कार्बोनाइल की जो वैल्यू है वो 2096 शो की गई है। अब यहाँ से हमें क्या इस किस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है, जो हमारे पास ये वाला हमारे पास स्ट्रक्चर है जो हमारा ए कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है उसकी वैल्यू है 2150 और यह सेकंड वाले कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की वैल्यू है 1850 ऑलमोस्ट। लेकिन यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है वो 2096 ऑलमोस्ट 2100 के रेंज में है, नियर टू 2100 है, अप्रोक्सीमेटली 2100 है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारा जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है वो ये वाला ए वाला जो हमारा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है यहाँ पे मोस्टली मैंगनीज कार्बोनाइल में। और अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमें स्ट्रक्चर से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि जो हमारे मैंगनीज है इसके ऊपर +1 चार्ज है। +1 चार्ज मैंगनीज के ऊपर हमारी जो मेटल है इसके ऊपर ये जो 1 चार्ज है +1 चार्ज या फिर पॉजिटिव चार्ज ये शो कर रहा है कि इस पर के पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है। ओबियसली जब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी तो ओबियसली मेटल टू कार्बन जो बैक डोनेशन है वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। और जब मेटल टू कार्बन बैक डोनेशन ही नहीं स्ट्रॉन्ग होगी तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज़ नहीं होगी, इनफैक्ट वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो ऑलमोस्ट 2096 की रेंज में आ जाएगी। तो डेट्स वाई यहाँ पे हमारा जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है वो ये वाला बनता है। सेकंड वाला हमारा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर सिर्फ उस कंडीशन में बनता जब मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता और मेटल टू कार्बन जो बैक डोनेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती। इसके बाद अगर हम यहाँ पे इसके रीज़न्स देखें तो रीज़न्स भी डिस्कस की गई हैं कि मेटल के ऊपर जो मेटल है हमारी मेटल वो पॉजिटिव चार्ज है, डेट्स वाई बैक डोनेशन जो है वो लेस होगी। और जब बैक डोनेशन लेस होगी तो पाई चार्ज जो ड्रिफ्ट है मेटल टू कार्बन जो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है वो भी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। और इस वजह से हमारा जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है वो फर्स्ट वाला कंसिडर होगा ना कि सेकंड वाला। इसके बाद अगर हम थर्ड एग्जांपल देखें, थर्ड एग्जांपल हमारी है वनेडियम की। वनेडियम जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। अगर हम यहाँ पे इसकी वनेडियम के ऊपर का फॉर्मल चार्ज निकालने की कोशिश करें तो कार्बोनाइल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कार्बोनाइल न्यूट्रल है 0 और ये भी क्या हो जाएगा -1। डेट्स मीन यहाँ पे वनेडियम जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स से हमें पता चल रहा है कि जो वनेडियम है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। नेगेटिवली जब ये चार्ज्ड होगा तो वनेडियम ये चीज़ शो कर रहा है वनेडियम का नेगेटिवली चार्ज कि वनेडियम के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। जब वनेडियम के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो वनेडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को बैक डोनेट करेगा टुवर्ड्स कार्बन। जब बैक डोनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो हमारे पास मेटल टू कार्बन जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा वो ये वाला होगा। और जब मेटल टू कार्बन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हमारा ये वाला बनेगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट नियर अबाउट 1850 के रेंज में होगी। और अगर हम यहाँ पे हमारी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखें तो वो 1859 है। तो अभी जो चीज़ डिस्कस की है वो यहीं पे नीचे मेंशन भी की गई है कि मेटल जो हमारी वेनेडियम है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मोर बैक डोनेशन होगी और इस वजह से हमारा जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है वो ये वाला डोमिनेंट होगा ना कि फर्स्ट वाला। और इस हमारी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो ऑलमोस्ट 1859 की रेंज में हमें हमारे पास आ जाएगी।
अब अगर हम नेक्स्ट अब इसके बाद अगर हम एक और फर्दर एग्जांपल को डिस्कस करें, वो आयरन की एग्जांपल है। अब आयरन में यहाँ पे जो हमारा कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, मीन्स यहाँ पे फॉर्मल चार्ज जो हमने प्रीवियस एग्जांपल डिस्कस किया उससे भी ज़्यादा है। यहाँ पे हमारा जो चार्ज है वो 2 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे अगर हम इसे आयरन के ऊपर चार्ज की वैल्यू निकालें 0 और -2, तो यहाँ पे मीन्स हमारा ये जो आयरन है ये फर्दर नेगेटिवली चार्ज है। मोर मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो मोर इलेक्ट्रॉन लोडेड आयरन है। जब इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा इस पर लोडेड होंगे तो डेट्स वाई बैक डोनेशन फर्दर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। बहुत ज़्यादा बैक डोनेशन इंक्रीज़ होगी तो ऑब्वियसली स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो वैल्यू है वो फर्दर डिक्रीज़ हो जाएगी। और जब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वैल्यू फर्दर डिक्रीज़ हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है वो ये वाला है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक और चीज़ भी यहाँ पे इस एग्जांपल में डिस्कस की गई है। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट मेटल टू कार्बन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। अभी जैसे ऊपर डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रॉन के जो हमारी मेटल है उसके ऊपर -2 चार्ज है, तो डेट्स वाई इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट बहुत ज़्यादा जो बैक डोनेशन होगी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। अब जब हमारी बैक डोनेशन ज़्यादा होगी तो हमारी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली कम से कम होती जाएगी और हमारी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो 1788 पे हो जाएगी। और यहाँ से ये ऑब्जर्व भी किया जा सकता है कि यहाँ पे जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है ना ही वो ए है ना ही वो बी है, और तो हमारा जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है वो कोई सी टाइप्स कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है। पॉसिबल है कि हमारा वो जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है वो कोई ब्रिजिंग कार्बोनाइल हो। ब्रिजिंग कार्बोनाइल की वजह से यहाँ पे जो हमारी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो फर्दर डिक्रीज़ होकर 1788 तक चली जा चुकी है। अभी जो अगर हमने आईआर स्पेक्ट्रम ब्रिजिंग कार्बोनाइल का देखें तो जो ब्रिजिंग कार्बोनाइल का जो स्ट्रक्चर होता है वो जस्ट लाइक कीटोन होता है। जैसे कीटोन में 2 अल्काइल ग्रुप्स के सेंटर में ये हमारे पास ग्रुप होता है कार्बोनाइल ग्रुप, सिमिलरली 2 मेटल्स के दरमियान भी कार्बोनाइल ग्रुप होता है। तो ये ब्रिजिंग कार्बोनाइल है जिसने 2 मेटल्स को आपस में दूसरे के साथ अटैच जोड़ रखा हुआ है। तो ये कीटोन की तरह ही ये एक ब्रिजिंग कार्बोनाइल है। और अगर हम कीटोन के आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी निकालें, कीटोन में जो हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1800 की रेंज में है। तो सिमिलरली इस बेस पे हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास 1788 वैल्यू आई है, ये हमारे पास जो 1788 कार्बोनाइल ग्रुप की वैल्यू आई है, हमारे पास 1788 जो कार्बोनाइल ग्रुप की वैल्यू आई है ये शो कर रही है कि जब हमने कीटोन से इसको मैच किया है तो मैच करने के बाद हम अंदाज़ा इस चीज़ को पॉइंट आउट कर सकते हैं कि हमारी ये जो कार्बोनाइल की वैल्यू 1788 आई है ये कोई ना ही ए कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है ना ही बी, बल्कि ये कोई ब्रिजिंग कार्बोनाइल है। तो इस वजह से इसकी जो वैल्यू है वो फर्दर डिक्रीज़ हो चुकी है। ओके, अब एक नेक्स्ट जो हमारे पास एक केस है, ये हमारे पास सिंपल केस था जिसमें हमने देखा है कि जब +1 चार्ज होगा मेटल के ऊपर, जब या फिर मेटल के ऊपर मेटल न्यूट्रल होगी या मेटल के ऊपर -1 चार्ज होगा या -2 चार्ज होगा, तो उस केस में किस तरीके से कौन सा स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट करेगा। इसके बाद हम एक और चीज़ डिस्कस करते हैं, लेकिन ये जो हमने अभी तक स्ट्रक्चर डिस्कस किया वहाँ पे जो मेटल के साथ लिगेंड अटैच है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप है, कोई और अदर लिगेंड अटैच नहीं है। लेकिन अगर हम देखें, अब हम अगर देखें हमारी जो मेटल कॉम्प्लेक्स है उसके साथ कोई ऐसा लिगेंड अटैच है जो कि कार्बोनाइल नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेटल का कॉम्प्लेक्स है उसमें कार्बोनाइल लिगेंड भी अटैच है और उसके साथ साथ कोई और ऐसा लिगेंड भी अटैच है जो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट तो कर रहा है लेकिन मेटल से वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करता। तो हम देखेंगे कि उस केस में कार्बोनाइल जो हमारा ग्रुप है उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। अब एक चीज़ हम देखें कि जब हमारे पास एक ऐसा लिगेंड है, ये हमारे पास, अगर हम इस एग्जांपल को डिस्कस करें, इस केस को डिस्कस करें, तो हमारे पास ये एक निकल कार्बोनाइल, निकल टेट्रा कार्बोनाइल है। यहाँ पे टोटली जो लिगेंड्स है वो कार्बोनाइल के हैं, तो हमारी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो 2046 पर सेंटीमीटर है। बट अगर हम एक यहाँ से कार्बोनाइल ग्रुप को रिमूव करके इसकी जगह पे कोई ऐसा लिगेंड अटैच कर दें जो जस्ट निकल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है लेकिन निकल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जब ये निकल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और निकल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ऑब्वियसली निकल के ऊपर ये जो इलेक्ट्रॉन जस्ट और जस्ट निकल को डोनेट कर रहा है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कार्बोनाइल भी जो है वो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, तो ऑब्वियसली अब निकल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी। अब जब निकल बैक डोनेट करना स्टार्ट करेगी तो ये जो लिगेंड है ये तो बैक डोनेशन करेगा ही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली जितना भी निकल का लोड होगा वो सारे का सारा इलेक्ट्रॉनिक जो लोड होगा वो सारा के सारा कार्बोनाइल्स की तरफ चला जाएगा, और जितना ज़्यादा यहाँ पे कार्बोनाइल्स के ऊपर जितना ज़्यादा लोड जाएगा उतनी ही स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कार्बोनाइल ग्रुप की डिक्रीज़ हो जाएगी।
और जो कार्बोनाइल की अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे कार्बोनाइल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी थी 2046, लेकिन इस ग्रुप न्यू लिगेंड के आने की वजह से इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज़ होकर 1943 होगी। अब जैसे जैसे इस लिगेंड की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक और लिगेंड जो है वो हमने ये वाला ऐड कर दिया है, मिथाइल फोस्फीन का एक और लिगेंड अटैच कर दिया। पहले सिर्फ जस्ट एक था, अब ये 2 लिगेंड्स हो गए। अब क्या होगा कि मज़ीद ये जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट तो करेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। निकल के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन की डोनेशन ज़्यादा हो जाएगी, पहले जस्ट एक ऐसा लिगेंड था जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, अब 2 ऐसे लिगेंड होंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे निकल के ऊपर मज़ीद इलेक्ट्रॉन की लोडिंग ज़्यादा हो जाएगी। अब वो जो इलेक्ट्रॉन की लोडिंग है वो जस्ट और जस्ट कार्बोनाइल के साथ शेयर की जाएगी, मतलब सिर्फ और सिर्फ निकल और कार्बोनाइल के दरमियान बैक डोनेशन होगी। तो एट द एंड जो कार्बोनाइल की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो फर्दर डिक्रीज़ हो जाएगी 1934। यहाँ पे अगर हम देखें इसी चीज़ को, ये जो ऊपर हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए, अगर हम उनको इस तरीके से देखें स्ट्रक्चर्स इनके बना के, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ मेंशन भी हो रही है कि यहाँ पे निकल और कार्बोनाइल के दरमियान जो बैक डोनेशन है वो इक्वल है। डेट्स वाई यहाँ पे जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो ऑलमोस्ट 2046 होगी। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर हम यहाँ पे देखें, तो इनमें ये जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है ये हम देख सकते हैं कौन से वाला कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मेटल और कार्बन और ऑक्सीजन में ये हमारे पास डेटिव बॉन्ड एक मौजूद है, लेकिन जैसे जैसे निकल और हमने एक न्यू लिगेंड ऐड किया जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ से निकल से बैक डोनेशन कार्बोनाइल्स की तरफ होगी। बैक डोनेशन की वजह से ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डेटिव बॉन्ड था ये टूटता जा रहा है। जब ये डेटिव बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे कार्बन और मेटल के दरमियान इस तरीके से बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा, और जब इनके दरमियान बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली इनकी जो वैल्यू है वो फर्दर डिक्रीज़ होकर 1943 तक चली जाएगी कार्बोनाइल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे पास एक ब्रीफ ओवरव्यू था। अब नेक्स्ट अगर हम इसके ऑपोजिट केस देखें कि अगर हमने ऐसा केस डिस्कस किया है जिसमें जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट तो कर सकता है लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन इसके ऑपोजिट अगर हमारी मेटल के साथ कोई ऐसा लिगेंड अटैच हो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ तो करे लेकिन इलेक्ट्रॉन इतने डोनेट ना करे, तो इस कंडीशन में कार्बोनाइल ग्रुप के साथ क्या होगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारे पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें हमारे पास हैलोजन भी मौजूद है। ये अगर हम देखें हमारे पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें हमारे पास हैलोजन भी मौजूद है और हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप भी मौजूद है। अब हमें पता है कि जो हैलोजन है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मींस ये मैंगनीज से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ज़्यादा करेगा और इलेक्ट्रॉन डोनेट कम करेगा। तो अब ये जो मैंगनीज के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी तो मैंगनीज क्या करेगा, अब जब मैंगनीज के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी तो मैंगनीज क्या करेगा, कार्बोनाइल को भी इलेक्ट्रॉन बैक डोनेशन के थ्रू प्रोवाइड करेगा और क्लोरीन को भी इलेक्ट्रॉन बैक डोनेशन के थ्रू प्रोवाइड करेगा। तो ऑब्वियसली जब बैक डोनेशन के थ्रू मैंगनीज इसको भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और इसको भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे कार्बोनाइल के ऊपर इलेक्ट्रॉन का जो लोड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन का लोड कम होगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली कार्बोनाइल ग्रुप की इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, जो एलिमेंट जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। अब अगर हम क्लोरीन को देखें तो इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, डैट्स मीन्स ये मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये मेटल से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, कार्बोनाइल की तरफ इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी वो कम होगी, बैक डोनेशन कम होगी, तो इस वजह से इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2130 है। इसके अपोजिट अगर हम ब्रोमीन के केस देखें, ब्रोमीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। तो यहाँ पे ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ तो करेगा लेकिन क्लोरीन की निस्बत कम करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर हो जाएगी और कुछ ही इधर हो जाएगी, तो इस वजह से इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो फर्दर क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी 2133। और इसके बाद अगर हम देखें आयोडीन, तो इस केस में जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो हमारी 2125 होगी। तो मीन्स जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच होगा मेटल के साथ उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। जितना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच होगा उतनी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। इसके अपोजिट अगर हम बात करें, चेंज इन CO अकर व्हेन अदर लिगेंड अटैच टू मेटल चेंजेस। अब हमारे पास अगर हम इस एग्जांपल को यहाँ पे डिस्कस करें, हमारे पास ये 2 टाइप्स के लिगेंड्स हैं, एक हमारे पास कार्बोनाइल है और एक हमारे पास ये कोई और लिगेंड है। अब अगर यहाँ पे ये जो सेकंड लिगेंड है, जैसे जैसे सेकंड लिगेंड की नेचर चेंज होती जाएगी या फिर ये वाला जो लिगेंड है इसको हम चेंज करते रहें, कभी कोई लिगेंड यहाँ पे अटैच करते रहें, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वैसे वैसे कार्बोनाइल की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है इसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में हमारे पास
ये दो टाइप्स के लिगेंड्स है, एक ही है और एक ही है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच है। तो क्या होगा कि ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये क्या करेगा, मेटल से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। जब ये मेटल से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ऑब्वियसली इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी और इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 2074 हो जाएगी। लेकिन जैसे ही ये फ्लोरीन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्लोरीन, जब हमने इस फ्लोरीन को चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया क्लोरीन से, तो इसका इफेक्ट इसके ऊपर भी होगा, कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर भी। कैसे? अब क्या है कि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन, तो ये लेस इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा फ्रॉम मेटल। जब ये लेस इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे कार्बोनाइल की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या होने लग जाएगी, वो डिक्रीज़ होने लग जाएगी। क्यों? जब ये लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे इधर चले जाएंगे, बैक डोनेशन के थ्रू सारे के सारे कार्बोनाइल। जितने लेस ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा वैसे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की बैक डोनेशन इसकी तरफ होने लग जाएगी, और जब मेटल की बैक डोनेशन ज़्यादा कार्बोनाइल की तरफ होगी तो वैसे वैसे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो जाएगी। सिमिलरली इस केस में भी ऐसे ही होगा। अब ये फर्दर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये मोर लेस इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा मेटल से, और जब ये लेस इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा तो ऑब्वियसली बैक डोनेशन ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोनाइल ग्रुप की तरफ होगी। सिमिलरली तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी फर्दर डिक्रीज़ हो जाएगी। ओके जी, थैंक यू।